Good morning, students. Now we are going to discuss miscellaneous common errors 9. And the first question of today is I was not, I was not. यहाँ तो कोई एरर नहीं. At the last meeting, मीटिंग के लिए the last लगा हुआ है, कोई एरर नहीं है. And neither was you, यहीं पर एरर है. यह एरर इन्वर्सन चैप्टर से है. एडवर्ब के अंतर्गत इन्वर्सन एक चैप्टर आता है जिसमें यह कॉन्वर्सेशनल स्टाइल वाला रूल है. इसको इजीली फाइंड आउट करने का उपाय है कि हम दूसरे पार्ट के सब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं. यदि हमें सब्जेक्ट मिल जाता है तो वर्ब को हमें चेक करना होता है. तो पहले पार्ट का सब्जेक्ट आई है और एक दूसरा पार्ट भी इसमें है जिसका सब्जेक्ट यू है. तो अगर दूसरे पार्ट का सब्जेक्ट यू है तो वह वाज नहीं लेगा, अपने जगह पर वाज के जगह पर वर लेगा. और यह किस किस से शुरू हो सकता है? तो यह पार्ट शुरू हो सकता है आइदर से, नाइदर से, नॉर से, और से, एज से और सो से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स, कोई गलती नहीं. न्यूली इसलिए हुआ है क्योंकि अपॉइंटेड की विशेषता बतानी है और वर्ब से यह एडजेक्टिव बना हुआ है. एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब ही बताता है, इसलिए यहाँ न्यूली होगा, न्यू नहीं. तो द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ द क्लब वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अडल्ट लिटरेसी इन पटना इज टू मीट. इज किसके लिए लगा? हमें यह सोचना होगा कि यह इज लगा किसके लिए. अगर यह इज एक वर्ब है तो इसका एक प्रॉपर सब्जेक्ट निश्चित तौर पर होना चाहिए. वाक्य का सब्जेक्ट है न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स. मेंबर्स जो कि प्लुरल है. ऑफ द क्लब वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एडल्ट में कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए यह जो वर्ब लग रहा है वह न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स के लिए लग रहा है. और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ हम इज के जगह पर आर का प्रयोग करेंगे. यह क्वेश्चन सिंटैक्स चैप्टर से था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इट इज अनलाइकली दैट यू विल, कोई गलती नहीं. यू विल find a more qualified and experienced candidate than Mr. Mehta for this post. क्या एरर है यहाँ? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट नाउन है. इस तरह के वाक्यों का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे हम इस तरह के वाक्यों को जल्दी से जल्दी बना लेंगे? तो अगर दो नाउन एक साथ दिए गए हों, दो नाउन एक साथ दिए गए हो कहीं भी किसी भी वाक्य में, तो पहले नाउन को हमें एडजेक्टिव में बदलना होगा यदि उसका एडजेक्टिव रूप होता हो. तो बहुत से नाउन का एडजेक्टिव रूप नहीं होता है, वह नाउन ही एडजेक्टिव का काम कर लेता है. जैसे हम लिखते हैं 5 रुपी नोट, तो रुपी वहां एडजेक्टिव बन गया, नोट की विशेषता बता रहा है. तो बहुत से नाउन है जिनका एडजेक्टिव नहीं होता है, तो वह नाउन का रूप ही एडजेक्टिव मान लिया जाता है, लेकिन अन्य सबका बनता है. तो यहाँ हम करेंगे यह कि जब भी दो नाउन एक साथ दिया हुआ हो तो पहले नाउन को एडजेक्टिव में बदल देंगे. अब एक्सपीरियंस का एडजेक्टिव क्या होगा? तो एक्सपीरियंस का एडजेक्टिव होगा एक्सपीरियंस्ड. एक्सपीरियंस का एडजेक्टिव होता है एक्सपीरियंस्ड. अनुभव का एडजेक्टिव होगा अनुभवी. इसलिए यहाँ इस कैंडिडेट की विशेषता को व्यक्त करने के लिए एक्सपीरियंस के जगह पर हमें यूज करना होगा एक्सपीरियंस्ड का. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एज वी सी इट, कोई गलती नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं. शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंक्शस. शी अपीयर्स टू बी, वह मालूम पड़ रही है या वह मालूम पड़ती है. अनरीजनेबल एंक्शस, वह मालूम पड़ रही है कहेंगे क्योंकि सीम, अपीयर, फील जैसे ये जो वर्ब हैं इनमें आईएनजी नहीं लगाना है. और सिचुएशन वैसा आए तो अर्थ में रहा है, रही है, आपको कहना है. तो सी अपीयर्स टू बी, वह प्रतीत हो रही है. अनरीजनेबल एंक्शस, जब दो एडजेक्टिव एक साथ दिया गया हो, पिछले सेट में भी हम बताए थे
और यह बार बार आता है परीक्षाओं में। जब भी दो एडजेक्टिव एक साथ दिया गया हो तो पहले एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल देते हैं, और एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने का ट्रिक होता है कि उसमें हम ly जोड़ देते हैं। तो रीजनेबल से अपोजिट बनाए, एंटोनिम बनाए तो अनरीजनेबल हो गया। अब इसका हम एडवर्ब बनाएंगे तो यह हो जाएगा अनरीजनेबली, यानी BLY कर देना होगा, तब यह करेक्ट होगा। एंक्सस की विशेषता अनरीजनेबल नहीं बता पाएगा, अनरीजनेबली बताएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद करने लायक यह है कि एंक्सस के साथ अगर हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रयोग करना हो तो हम हमेशा अबाउट का प्रयोग करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल ऑफ यू हैव द लिबर्टी। यह लिबर्टी चूंकि ये जिन लोगों के लिए यू लगा है उन्हीं के लिए आया है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग करेंगे। अगर लिबर्टी सबके लिए आए, लिबर्टी इन जनरल हो, तो लिबर्टी फ्रीडम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यह खास लिबर्टी है जो ऑल ऑफ यू के लिए आई हुई है, इसलिए यहाँ द सही है। ऑल ऑफ यू हैव द लिबर्टी टू कम होम। आप सभी लोगों को छूट है, स्वतंत्रता है, आजादी है घर आने की, एज पर द कन्वेनियंट एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स। आप सभी लोगों को छूट है कि आप अपने सुविधा के अनुसार घर आए और समस्याओं पर चर्चा करें। यहाँ गलती है, कन्वेनियंट द लगा हुआ है। द एक डिटरमाइनर है, और यहाँ यह ट्रिक आप सीख लें कि अगर डिटरमाइनर किसी शब्द के पहले लगा हुआ है तो वह आने वाला शब्द नाउन ही होगा, यानी द प्लस नाउन होना चाहिए। न सिर्फ द, अन्य जो भी डिटरमाइनर होते हैं, ए एंड द, दिस दैट दिस दोज, माई आवर योर हिज हर सम मेनी सेवरल, ये सभी डिटरमाइनर होते हैं। तो अगर डिटरमाइनर के बाद शब्द देना है तो वो हमेशा नाउन होता है। हम ये बिल्कुल कहेंगे कि कुछ परिस्थितियों में जेरंड भी आता है, लेकिन मेनली नाउन और जेरंड भी नाउन ही है। इसलिए यह आप हमेशा कह सकते हैं कि डिटरमाइनर प्लस नाउन, यहाँ द प्लस नाउन होगा, लेकिन आप हमेशा के लिए ट्रिक याद करें, डिटरमाइनर प्लस नाउन। अगर डिटरमाइनर आया हो तो उसके बाद हमें नाउन का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ हम द के बाद कन्वेनियंट, द के बाद कन्वेनियंट नहीं होगा, हमें द के बाद लिखना होगा कन्वेनियंस। द के बाद कन्वेनियंस लिखना होगा, तब यह नाउन बन जाएगा और यह सेंटेंस करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइम मिनिस्टर व्यू इज दैट। एरर यहीं पर है। प्राइम मिनिस्टर का अभिप्राय यह है कि, प्राइम मिनिस्टर का अभिप्राय पॉजेसिव केस वाले सेशन में हम बताए थे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग और ऑफ का प्रयोग, और उसी के अंतर्गत यह रूल आ रहा है। तो यहाँ आंसर होगा 1, और हमें प्राइम मिनिस्टर में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडिया वर्किंग, यहाँ वुमन छूट गया है, वर्किंग वुमन लीड्स ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीड ए लाइफ, यह एक इडियम है। लीड ए लाइफ मीन्स जीवन जीना। लिव ए लाइफ सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। जीवन जीना के अर्थ में लीड ए लाइफ का प्रयोग करते हैं। याद कर लेंगे, टू लीड ए लाइफ, टू लीड ए लाइफ, जीवन जीना। तो इन इंडिया, भारत में कोई एरर नहीं। ए वर्किंग वुमन लीड्स ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वह वुमन जो काम कहीं करती है वह दोहरे जिम्मेवारी का जीवन जीती है, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जीवन जीती है। इफ शी इज मैरिड, सभी नहीं, वे जो मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, एंड हैव अ फैमिली। फिर यह क्वेश्चन सिंटैक्स चैप्टर से आया, और प्रायः मैंने यह देखा है सेट्स में और परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स में कि सब्जेक्ट से कहीं अलग जो वर्ब आता है उसमें परेशानी विद्यार्थियों को होने लगती है। तो जब भी कहीं अतिरिक्त वर्ब आपको मिले तो उसको आप सब्जेक्ट के साथ बैठा करके देखें और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। सोचना था कि यह हैव किसके लिए लगा,
लीड्स ए, यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा है वुमन है, और वुमन के लिए आया कि लीड्स ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफ के बाद आया यानी यह सब्जेक्ट है नहीं, यह तो अदर वर्ड है। इफ सी, यहाँ सब्जेक्ट सी है, मैरिड एंड हैव अ फैमिली, तो जब सब्जेक्ट हमारा सी है, इधर दूसरा कोई सब्जेक्ट आया नहीं जिसके लिए हम हैव का प्रयोग कर सकें, तो यह गलत है। अगर यह सी के लिए ही है तो यहाँ पर होना चाहिए हैज। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सम पीपल लाइक टू डू सम स्पेशल वर्क, कुछ लोग कुछ खास काम करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, इवन दो इट लैक्स रिसोर्सेज, हालांकि उनके पास रिसोर्सेज संसाधनों की कमी होती है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सम पीपुल है जो कि प्लूरल है, और यदि किसी प्लूरल सब्जेक्ट के बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो दैट प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल, सो वी कैन नॉट यूज हियर इट लैक्स, वी शुड यूज दे लैक, क्योंकि हम प्रोनाउन पीपल के बदले लगा रहे हैं, और जब पीपल के बदले हम प्रोनाउन लगा रहे हैं तो इट लैक्स नहीं होकर के दे लैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रैरी टू याद करने की चीज है। कंट्रैरी टू मतलब होता है कि ठीक विपरीत, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, कंट्रैरी के बाद टू ही आएगा। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, ऑन द कंट्रैरी, ऑन द कंट्रैरी या कंट्रैरी टू, दोनों सेम काम करता है। तो कंट्रैरी टू अर्लियर रिपोर्ट्स, अर्लियर है यहाँ, वो क्वेश्चन में गलती से एस लग गया था, वहां एस नहीं है। कंट्रैरी टू अर्लियर रिपोर्ट्स, कोई एरर नहीं। आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई, देन के बाद प्रायः, मैंने अपने नॉमिनेटिव केस वाले वीडियो में बताया था कि देन के बाद नॉमिनेटिव केस होता है, और फिर नीचे मैं एक ट्रिक देकर के वहां बता दिया हूं कि देन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग भी करना होता है यदि देन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना कर रहा हो तो, और यदि नहीं देते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत माना जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है, फाउंड प्रिंसिपल वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। अब हम कह रहे हैं आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई, मैं उसको अपने आप से, ब्राइटर का अर्थ यहाँ इंटेलिजेंट है, अपने आप से इंटेलिजेंट पाया, तो खुद से यानी यहाँ आई के जगह पर मी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना है। यह सामान्य जानकारी से थोड़ी हट करके जानकारी है, थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है इसको समझने के लिए। आप एक बार फिर से समझ लें इस बात को। अगर प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इसके बाद देन आया है, तो इस देन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना होता है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो जाती है, यहां हमें नॉमिनेटिव का प्रयोग नहीं करना होता है। और यही कॉन्सेप्ट, यही ट्रिक इस वाक्य में काम कर रहा था, इसलिए आई के जगह पर मी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, शी इज द टीचर whom I know has helped my son in the exam. She is the teacher अपने आप में पूरा है। जब कभी whom को लेकर के आपके मन में प्रश्न उठे कि whom सही है कि नहीं, तो यहाँ का ट्रिक है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को उसका वर्ब दे करके सेंटेंस को अरेंज कर दीजिए। यदि प्रत्येक सब्जेक्ट को उसका वर्ब मिल जाए तो वाक्य में whom सही होगा, और यदि वर्ब अतिरिक्त हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो whom के जगह हमें who का प्रयोग करना पड़ेगा। हम लोग सजा के देख लेते हैं। शी इज द टीचर को सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट मिल गया। आई नो में आई सब्जेक्ट है, नो हमारा वर्ब है। हैज हेल्प्ड यह अदर वर्ड हो गया, छोड़ दीजिए, लेकिन हैज हेल्प्ड वर्ब है। अब इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, जबकि यहाँ सब्जेक्ट कोई हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए यह whom गलत होगा, और इस परिस्थिति में whom के जगह पर हमें who का प्रयोग करना होगा, क्योंकि who जो है सब्जेक्ट का काम करता है और whom ऑब्जेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 11 इज, एवर सिंस I joined, he has not attended the office. इस वाक्य के अंतर्गत वही सिंस वाला रूल काम कर रहा है। अगर सिंस वाले
पार्ट में V2 का प्रयोग हुआ हो तो जो अदर पार्ट होता है उसमें हैड या हैव के साथ V3 लगाना होता है। हम कभी इसे पहले रख लेते हैं तो कभी इसको पहले रख लेते हैं, यानी दोनों में किसी को हम पहले रख करके और सेंटेंस को लिख सकते हैं। यहाँ सिंस से ही शुरू किया गया है, सिंस हो एवर सिंस हो नियम एक ही होता है। एवर सिंस आई ज्वाइंड, जब से, एवर सिंस जब से मैं ज्वाइन किया हूं वह ऑफिस अटेंड नहीं किया है। तो इस तरह के वाक्यों का जब हिंदी निकालना हो तो दोनों पार्ट का हिंदी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही निकालते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाता है। सिंस वाले पार्ट को V2 में रखना होता है और जो अन्य पार्ट है वो हैज V3 लेता है। चूंकि यह बिल्कुल रूल पर सही है इसलिए आंसर इसका होगा नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यू आर द मैन, कोई एरर नहीं, हु इज होल्ड इन हाई एस्टीम बाय एवरीबॉडी। बाय एवरीबॉडी पैसिव वॉइस को इंडिकेट कर रहा है और वाक्य यदि पैसिव वॉइस में है तो इज एम आर के बाद V3 होना चाहिए था, जबकि यहाँ होल्ड लगा हुआ है। इज एम आर के बाद V3 होता है पैसिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत, इसलिए यहाँ होल्ड के जगह पर हमें हेल्ड लिखना होगा। और टू होल्ड समवन इन हाई एस्टीम एक इडियम है, टू होल्ड समवन इन हाई एस्टीम यानी आदर देना। टू होल्ड समवन इन हाई एस्टीम मीन्स आदर देना, ये इडियम भी आप याद कर लेंगे। तो होल्ड के जगह पर हेल्ड हुआ, वाक्य 2 नंबर में लिए हुए था। क्वेश्चन नंबर 13, ही हैड वर्कड हार्ड, कोई एरर नहीं, एंड हैड एनफ ऑफ ए बैंक बैलेंस, यहीं पर मिस्टेक है। एंड हैड एनफ बैंक बैलेंस, ऑफ ए लगाने की क्या जरूरत है, एंड हैड एनफ बैंक बैलेंस, ऑफ ए लगाने के चलते यह क्वेश्चन गलत था, यह बैंक क्लर्क में आ चुका है प्रश्न। नेक्स्ट 14, द मर्जर टॉक्स, सब्जेक्ट टॉक्स हो गया प्लूरल इसलिए हैव लगेगा। द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर देन, यहां तक कोई एरर नहीं। वी इन एंटिसिपेटेड, जितना हम लोग अनुमान लगाए थे, बिकॉज ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस, वाक्य में कोई गलती नहीं है। बिकॉज के बाद ऑफ लगा हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, आया हुआ है, इसलिए वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कहीं एरर नहीं है। सब्जेक्ट हमारा टॉक्स है इसलिए वर्ब प्लूरल है, हैव है तो टेकन होगा ही। लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके बाद दाइन लगा है, इधर पास्ट टेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, द थियरी ऑफ रिलेटिविटी कोई एरर नहीं है, इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज, यहाँ एरर है, आंसर होगा 3। कैसे इस एरर को हम लोग पकड़ सकते हैं जल्दी, तो एक कॉम्बिनेशन याद करना पड़ेगा आपको, सो डैश डैश दैट प्लस नेगेटिव सेंस। सो के साथ हमें दैट लगाना पड़ेगा यदि उसके बाद नेगेटिव सेंस में चर्चा हुई हो। इसी वाक्य को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो TOO के बाद एक एडजेक्टिव आए, यहां भी सो के बाद एडजेक्टिव ही आता है, TOO के बाद एडजेक्टिव आता है और टू आता है। तो ये 2 तरीका है ऐसे एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए। अगर सो से लिख रहे हैं तो दैट देना होगा, बाद में नेगेटिव होना चाहिए, और टू अपने आप में नेगेटिव हो जाता है इसलिए इसमें नेगेटिव नहीं लिखा जाता है। तो द थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज के जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, यह एज यहाँ गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द टैक्सी केम एट 8 o'clock in the morning and we started for लखनऊ। स्टार्ट फॉर के लिए प्रस्थान करना कोई एरर नहीं है, और 8 o'clock के लिए एट लगेगा ही, वाक्य बिल्कुल शुद्ध है इसलिए नो एरर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बीइंग ए रेनी डे, तो बीइंग ए रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल वर कैरिंग अम्ब्रेलाज, बारिश हो रही थी इसलिए बहुत सारे लोग अम्ब्रेला कैरी किए हुए थे। तो इस तरह के वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत यह बताया जाता है
कि अगर दूसरा पार्ट सब्जेक्ट लिए हुए है और पहला पार्ट नहीं लिए हुए है या किसी अन्य चीज का वर्णन कर रहा है तो हमें पहले पार्ट में भी सब्जेक्ट देना होगा। इसलिए यहाँ हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, इट बीइंग ए रेनी डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द मोमेंट रामेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। आर्टिकल का कॉमन एरर है, यदि किसी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सामान्य आदमी उस पेशेंट से मिलने गया तो वहां हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ ये द यहां नहीं होगा, यानी आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 19, सी डिडंट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। कोई गलती नहीं है, इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कोई एरर नहीं, हु बिल्कुल सही है, डिस्कवर्ड बिल्कुल सही है, द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ अर्थ निकल रहा है, हिंदी है इसका, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जिस साइंटिस्ट ने की थी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बल, तो अर्थ के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कुछ ज्योग्राफिकल वर्ड्स है जिसे हम पॉजिटिव केस में बता दिए थे। और सरफेस होगा, नेचर्स ब्यूटी होगा, बहुत सारे हैं जिन्हें याद करना होगा, वहां से आप याद कर लेंगे। तो यहाँ अर्थ में हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा, तब यह सेंटेंस सही होगा। नाउ द लास्ट वन इज द सेक्रेटरी सेड टू द प्यून। The secretary said to the peon, please convey my best regard. Convey my best regards होता है मेरा प्रणाम बोल देना। Regard means आदर और regards means प्रणाम। Respect means आदर और respects means प्रणाम। नाउन एंड नंबर के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो यहाँ रिगार्ड के जगह पर रिगार्ड्स होगा। कहीं भी कन्वे के साथ रिगार्ड लिखा गया हो तो आप उसे बेशक रिगार्ड्स में बदल दें और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसी के साथ यह आज का सेट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।